हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आप सभी का प्रिपरेशन ठीक-ठाक चल रहा होगा, आप सभी के नीट एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी हुई होगी, सही है? तो उसी में आपकी तैयारी में कुछ और टॉपिक को ऐड करने के लिए मैं आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ प्रिज़्म के ऊपर, है ना? प्रिज़्म क्या है? प्रिज़्म में कैसे क्वेश्चन आएँगे? प्रिज़्म के कौन से फ़ॉर्मूले आपको याद रखने हैं? कौन से इंपॉर्टेंट फ़ॉर्मूले हैं? सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर कर लेंगे, सही है? तो चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं आज का इस वीडियो। तो हमारा पहला टॉपिक क्या है? प्रिज्म होता क्या है? प्रिज्म कुछ नहीं है, एक ऑप्टिकल मीडियम। क्या चीज? एक ऑप्टिकल मीडियम अगर बाउंडेड है प्लेन सरफेसेस से। कैसे सरफेसेस से? प्लेन सरफेसेस से, सही है। और वो जो प्लेन सरफेसेस है जिसमें मीडियम बाउंडेड है, अगर वो इंक्लाइंड है कुछ एंगल पे, तो वैसे वाले सिस्टम को हम क्या बोलेंगे? प्रिज्म कहेंगे। यानी कि ऑप्टिकल मीडियम बाउंडेड बाई प्लेन सरफेसेस विच आर इंक्लाइंड एट सम एंगल, सही है। ये प्रिज्म कहलाता है। प्रिज्म कैसे होते हैं? देखिए, ये वाला प्रिज्म है, ये भी प्रिज्म है, ये भी प्रिज्म है ना। यहाँ पे ये दो सरफेसेस एक दूसरे के साथ इंक्लाइंड है, पैरेलल बिल्कुल नहीं है। अगर दो सरफेसेस पैरेलल हो जाते हैं तो उसे हम कहते हैं स्लैब। क्या कहेंगे? स्लैब। अगर वो इंक्लाइंड हो जाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं। अगर कर्व्ड हो जाते हैं तो उसे कहते हैं लेंस, सही है। तो हमें पढ़ना है प्रिज्म के बारे में। ये भी प्रिज्म है, ये वाला प्रिज्म है और ये वाला भी प्रिज्म है। आई होप प्रिज्म क्या होता है समझ में आ गया होगा। प्रिज्म कुछ नहीं है, प्लेन सरफेसेस से ऑप्टिकल मीडियम जब बाउंड हो जाता है तो उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एंगल ऑफ प्रिज्म, जिन दो सरफेसेस को हम यूज करने वाले हैं लाइट के रिफ्रैक्शन के लिए, या फिर लाइट जिन दो सरफेसेस से पास होके जाती है, उन दो सरफेसेस के बीच के एंगल को हम क्या नाम देते हैं? रिफ्रैक्शन, सॉरी, रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म और एंगल ऑफ प्रिज्म कह के बुलाते हैं। अब जैसे कि देखिए, इसके अंदर लाइट मान लीजिए ऐसे जा रहा है, यूं, ऐसे। तो बताइए कौन से सरफेस यूज हो गया? अगर मैं नंबर दे दूं 1 2 3, कौन से दो सरफेस आपने यूज किए इसके अंदर? 1 और 3। तो यानी कि 1 और 3 के बीच में जो एंगल है इसे हम क्या कह देंगे? एंगल ऑफ प्रिज्म कहेंगे। अगर कोई रे ऑफ लाइट ऐसे जा रही होती यूं, कोई रे ऑफ लाइट अगर ऐसे जा रही होती, आप बताइए ये वाला जो रे पास हुआ है, ये कौन से दो सरफेसेस को यूज कर रहा है? सरफेस 1 और सरफेस 2। यानी कि इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा इसे हम कहेंगे एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है? जिन दो सरफेसेस के बीच में रे पास हो रही है, उन दो सरफेसेस के बीच के एंगल को हम क्या नाम देंगे? एंगल ऑफ प्रिज्म। जैसे कि इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे, तो इसके लिए अगर हम लिखें तो मान लेते हैं कि लाइट ऐसे आ रही है यूं, और यूं गई, फिर वापस यूं चली गई, सही है। तो इन दो सरफेसेस के बीच में मैं अगर नंबर दे दूं इनको 1 2 3, ये 4 5, बताइए यहाँ पे रे कौन से दो सरफेसेस को यूज कर रहा है? 1 और 4 को। तो इनके बीच का जो एंगल बनेगा, कहाँ? अब ऊपर तो एंगल नहीं बनेगा, इनको नीचे एक्सटेंड करेंगे ऐसे, तो ये कहीं ना कहीं ऐसे आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, तो ये वाला एंगल आपका एंगल ऑफ प्रिज्म होगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो चलिए, एंगल ऑफ प्रिज्म क्या है, क्लियर है ना? तो आगे बढ़ते हैं। क्या चीज है रिफ्रैक्शन थ्रू द प्रिज्म? प्रिज्म के अंदर रिफ्रैक्शन कैसे हो रहा है? देखिए, ये कोई प्रिज्म है, हमने इसके ये और ये सरफेस को यूज किया, तो इसलिए इन दोनों के बीच का एंगल क्या लिखा है हमने? ए बोल के लिखा है। अगर कोई रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही है, सही है, तो यहां से जब कोई रे ऑफ लाइट ऐसे आएगी, तो ये जैसे ही मीडियम चेंज होगा तो ये अपना रास्ता चेंज करेगी ना रिफ्रैक्शन की वजह से। तो यहाँ पे ऐसे जाने वाली लाइट ऐसे जा रही है, तो इसका रास्ता चेंज हो गया कितने से? डेल्टा वन एंगल से, तो इसे हम कहेंगे डिविएशन। फिर ये रे जब ऐसा जा रही थी तो उसके बाद फिर से मुड़ गई ऐसे, तो कितने एंगल से मुड़ गई? डेल्टा टू। तो टोटल में कितने एंगल से मुड़ गया? ऐसे जाने वाला रे अब ऐसे जा रहा है, तो इसमें नेट डिविएशन किसके बराबर है? डेल्टा के बराबर। करेक्ट है, ये सभी हमने पढ़ा हुआ है, बस मैं रिवाइज कर रहा हूँ। तो डेल्टा वन के लिए हम क्या लिखते हैं? आई माइनस आर वन। अब आर वन क्या है? ये वाला एंगल है, और ये वाला एंगल को हम कहते हैं आर टू। आई में से आर वन माइनस करने पे डेल्टा वन मिलता है, वैसे डेल्टा टू की वैल्यू कितनी होती है? ई माइनस आर टू। करेक्ट है। तो टोटल डिविएशन का फॉर्मूला आपको क्या मिला था? आई प्लस ई माइनस ए बोल के मिला था। ये फॉर्मूला आपको चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। इससे क्या फाइंड करेंगे हम? नेट डिविएशन प्रोड्यूस्ड बाय द प्रिज्म, सही है। नेक्स्ट, ये ए के लिए भी एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है? ए इक्वल टू आर वन प्लस आर टू। आर वन और आर टू को ऐड करेंगे तो ए के बराबर आएगा, हर प्रिज्म में आएगा। करेक्ट है। तो ये दो फॉर्मूले आपके लिए बहुत काम आने वाले हैं। करेक्ट, ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। आप सभी को पहले से ही आता है, मैं जस्ट आपको ये बता रहा हूँ कि कौन से फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। एक टोटल डिविएशन वाला फॉर्मूला याद रखेंगे, और एक आप
ए इक्वल टू R1 प्लस R2 वाला फॉर्मूला याद रखेंगे, ये बहुत यूज होने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला वाला देखिए क्या है, मिनिमम डिविएशन कर्व, सही है, या फिर डिविएशन कर्व है एक्चुअल में, उसके अंदर हम मिनिमम डिविएशन ढूंढ लेंगे। वाई एक्सिस में हमने लिया डेल्टा और एक्स एक्सिस में हमने लिया है आई को। इसका जब ग्राफ हम एक्सपेरिमेंटली प्लॉट करेंगे तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा। ये ग्राफ में पहले क्या होता है, जैसे जैसे आई बढ़ाते हैं डेल्टा की वैल्यू डिक्रीज होती है, करेक्ट है। जब हम आई 0 से आगे लेके जाते हैं तो डेल्टा की वैल्यू क्या होती है, पहले डिक्रीज होती है, करेक्ट है। फिर एक पॉइंट के बाद आके डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, यानी कि फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस। ऐसे वाले क्वेश्चन असर्शन रीजन में दे सकते हैं, सही है। हाँ अब देखिए, इस पॉइंट पे आके डेल्टा की वैल्यू लोवेस्ट है, ये है हमारा मिनिमम डिविएशन, करेक्ट है। मिनिमम डिविएशन इस जगह पे है। मिनिमम डिविएशन जब होगा तो आई की वैल्यू किसके बराबर होगी, ई के बराबर होगी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, मिनिमम डिविएशन से ऊपर कहीं पे भी देख लीजिए तो एक डिविएशन पे आपको कितने एंगल मिलेंगे, 2 एंगल, करेक्ट है। एक डिविएशन आपको कितने एंगल पे मिलने वाला है, 2 एंगल पे, सही है। तो यानी कि यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू कैसे लिखेंगे, आई प्लस ई माइनस ए। तो ग्राफ के अंदर जब भी आपको ऐसे डेल्टा दिया जाएगा तो उसके करस्पॉन्डिंग 2 एंगल होंगे, एक आई होगा और एक ई होगा। तो इस क्वेश्चन से आपको ए पूछा जा सकता है, सही है। तो मिनिमम डिविएशन में हमारा इंटरेस्ट है तो हम यहाँ पे लिखेंगे मिनिमम डिविएशन। इसके लिए क्या है, आई की वैल्यू ई के बराबर होनी चाहिए, R1 R2 R के बराबर होंगे और डेल्टा की वैल्यू डी के बराबर लिखी जाएगी, करेक्ट है। और ये जो आर है वो एक्चुअल में किसके बराबर होता है, a/2 के बराबर होता है। मिनिमम डिविएशन पे आई की वैल्यू ई की वैल्यू a+d/2 के बराबर होती है, करेक्ट है। आई की वैल्यू ई की वैल्यू a+d/2 के बराबर होती है और R1 R2 की वैल्यू a/2 के बराबर होती है, ये मिनिमम डिविएशन पे। तो इस जगह पे आप आके यहाँ पे स्नेल्स लॉ यूज कर सकते हैं, n1 sin i इक्वल टू n2 sin r, आई के बदले में ये रखेंगे, r के बदले में वो रखेंगे। लेकिन ये फॉर्मूला तभी लगाना है जब क्वेश्चन के अंदर आपको वर्ड मेंशन हो मिनिमम डिविएशन। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। सो नेक्स्ट आगे देखिए, अगर इक्विलैटरल प्रिज्म है आपके पास, कैसा प्रिज्म है, इक्विलैटरल प्रिज्म है, तो मिनिमम डिविएशन में क्या कंडीशन होगी, ये जो प्रिज्म के अंदर से जा रही है ना रे, ये बिल्कुल बेस के पैरेलल होगी, सही है। कौन से प्रिज्म में, इक्विलैटरल प्रिज्म में अंदर से पास होने वाली रे मिनिमम डिविएशन पे बिल्कुल बेस के साथ कैसी रहेगी, पैरेलल रहेगी। आपको ग्राफ देख के मतलब ड्राइंग देख के भी पूछा जा सकता है कि कौन से वाले फिगर में मिनिमम डिविएशन हो रहा है। डिविएशन के टाइम पे ये वाला और ये वाला एक दूसरे के साथ कैसे रहेंगे, पैरेलल रहेंगे। कौन से वाले प्रिज्म में, इक्विलैटरल प्रिज्म जिसका एंगल कितने डिग्री हो, 60 डिग्री हो। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए मैक्सिमम डिविएशन, अभी हमने क्या देखा था, मिनिमम डिविएशन, जहां पे आई की वैल्यू ई के बराबर होती है ना। तो मैक्सिमम डिविएशन के लिए कंडीशन है, आप आई इक्वल टू 90 डिग्री रखेंगे, इसे कहते हैं ग्रेजिंग इंसिडेंस, ग्रेजिंग इंसिडेंस। आई की वैल्यू किसके बराबर रखेंगे हम, 90 के बराबर रखेंगे। तो तब क्या होगा, देखिए यहाँ पे ये आपका ए है, लाइट ऐसे आ रही है यू, आई की वैल्यू 90 के बराबर। तो अब यहां से जो लाइट ऐसे जा रही है तो इसका एंगल सी के बराबर है ना। डेंसर मीडियम में जब एंगल क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाता है तो रेयर मीडियम में जाके एंगल कितना होता है, 90 डिग्री, सही है। तो यहाँ पे R1 की वैल्यू किसके बराबर हो गई, सी के बराबर। तो हम लिख के रखेंगे यहाँ पे I1 की वैल्यू किसके बराबर है, सी के बराबर। नेक्स्ट यहाँ पे हमने नॉर्मल बनाया, ये आपका R2, ये वाला आपका E, करेक्ट है। इस सिचुएशन में आपको क्या मिलेगा, आपको या तो E पूछ सकते हैं, अगर डेल्टा भी पूछ लेंगे तो आप पुट कर लेंगे इसके अंदर। यहाँ से R2 की वैल्यू कैसे लाएंगे आप, आपको पता है A की वैल्यू किसके बराबर होती है, R1 प्लस R2। R1 की वैल्यू कितनी आ रही है आपको, C, तो A माइनस सी इक्वल टू R2, करेक्ट है। C तो आप ढूंढ सकते हैं, क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला साइन इनवर्स 1/n करके, सही है, C मिल जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद आप यहाँ से स्नेल्स लॉ यूज करेंगे, यहाँ पे n साइन A माइनस सी इज इक्वल टू 1 साइन E, यहाँ से E मिल जाएगा। अभी अगर आप डेल्टा ढूंढेंगे यहाँ से तो आपको मिलेगा 90 प्लस E माइनस ए, बस आपको E ढूंढना है। ये मिनिमम डिविएशन के लिए है कि मैक्सिमम डिविएशन, मैक्सिमम डिविएशन के लिए इतना सब कुछ याद नहीं करेंगे, बस इतना याद रखेंगे आई की वैल्यू 90 है, आर की वैल्यू सी है, R1 की वैल्यू सी है। वहां से बाद में वो जो पहले फॉर्मूले लिखे थे ना हमने,
डेल्टा इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए और ए इक्वल टू R1 प्लस R2, उन फॉर्मूले को हम यूज करेंगे यहाँ पे। सही है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज ग्रेजिंग एमरजेंस। सही है, तो यहाँ पे जो लाइट बाहर निकल रही है यानी कि एंगल ऑफ एमरजेंस जो है वो 90 डिग्री होना चाहिए। तो उसके लिए क्या कंडीशन है, कैसे सॉल्व करना है वो देखिए। ग्रेजिंग एमरजेंस के लिए ये आपका प्रिज्म है, यहां से आपने कुछ एंगल पे लाइट गिराई, आई एंगल पे, फिर ये ऐसे कुछ गया, यहाँ पे ये R1, यहां से ये ऐसे जा रहा है। अगर आप यहाँ पे नॉर्मल देखें तो ये एंगल जो होता है वो ई होता है, जो कि किसके बराबर होगा, 90 डिग्री। किस केस में, ग्रेजिंग एमरजेंस। अगर ये वाला 90 है तो अंदर का एंगल क्या सी होना चाहिए, करेक्ट है ना। R2 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, सी। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल के बराबर होता है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 होता है ना, तो इसका मतलब ये वैल्यू सी होनी चाहिए। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं ग्रेजिंग एमरजेंस के लिए ई की वैल्यू 90 डिग्री, R2 की वैल्यू सी, करेक्ट है। नेक्स्ट यहाँ से आप लिख सकते हैं R1 की वैल्यू कितनी होगी, a माइनस R2 यानी कि a माइनस सी। अब आपको R1 पता है तो आप शायद I भी बोल सकते हैं, 1 साइन I इक्वल टू n साइन a माइनस सी। इस फॉर्मूले को यूज करेंगे तो हम I भी बोल सकते हैं, करेक्ट है। आपको बेसिकली I ही पूछा जाएगा एग्जाम में कि फॉर व्हाट एंगल ऑफ इंसिडेंस वी गेट ग्रेजिंग एमरजेंस। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, E की वैल्यू 90 रखना है, R2 की वैल्यू C रखना है। बाकी जो वो दो फर्स्ट के फॉर्मूले थे ना, डेल्टा और A के, उनके अंदर पुट करेंगे, बाद में यहाँ पे रिफ्रैक्शन वाले स्नेल्स लॉ यूज कर लेंगे। सही है, और इतना याद रखिए जहां जहां रिफ्रैक्शन हो रहा है वहां पे आपको स्नेल्स लॉ आएगा। सही है, जहां पे भी रिफ्रैक्शन होगा वहां पे आपको यूज करना पड़ेगा स्नेल्स लॉ, करेक्ट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है देखिए, कंडीशन फॉर नो इमरजेंस। कुछ भी हो जाए लाइट प्रिज्म के बाहर नहीं जाना है। सही है, तो इसके लिए कंडीशन क्या है देखिए, लाइट अगर प्रिज्म के बाहर नहीं जाना है तो हमारा जो R2 है सेकेंड सरफेस पे, यहां से हमारा कोई लाइट आया ऐसे, ये वाला एंगल I। सही है, नेक्स्ट यहां से ये वाला R1, ये लाइट बाहर नहीं जाना है तो इसको अंदर ही रिफ्लेक्ट होना पड़ेगा, तो इसका मतलब TIR होने वाला है। सही है, तो ये जो R2 है, करेक्ट, R2 की वैल्यू C से बड़ी होनी चाहिए। R2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, C से बड़ी होनी चाहिए। तो इस केस में R2 इज ग्रेटर देन C होना चाहिए। तो उस टाइम पे अगर हम पूरा इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारा जो एंगल ऑफ प्रिज्म होने वाला है वो 2 टाइम्स क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। अगर एंगल ऑफ प्रिज्म 2 टाइम्स क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा तो उस टाइम पे यहाँ पे इमरजेंस नहीं होगा, यानी कि लाइट बाहर जा ही नहीं सकती है, करेक्ट है। नेक्स्ट इसके लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होना चाहिए प्रिज्म का वो है कोसेक a/2 से ज्यादा होना चाहिए। किससे ज्यादा होना चाहिए, कोसेक a/2 से ज्यादा होना चाहिए। ये दो कंडीशन है किस चीज के लिए, नो इमरजेंस। सही है, अगर लाइट प्रिज्म के आर पार नहीं जाना है तो ये चीज सेटिस्फाई होनी चाहिए, a ग्रेटर देन 2C। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, थिन प्रिज्म। थिन प्रिज्म क्या होता है, जिसका एंगल लेस देन 10 डिग्री होता है। जिस प्रिज्म का एंगल लेस देन 10 डिग्री होता है वैसे प्रिज्म को हम कहेंगे थिन प्रिज्म। सही है, तो आप फॉर एग्जांपल देख लीजिए ये वाला आपका थिन प्रिज्म है। सही है, तो थिन प्रिज्म से डिविएशन जो आता है उसका फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे, डेल्टा इज इक्वल टू a इंटू n माइनस 1। और इससे जो भी डिविएशन आता है उसे मिनिमम डिविएशन ही माना जाएगा। ये फॉर्मूला आप कब लगाएंगे, जब आपके पास थिन प्रिज्म हो। आई होप ये इतना सब कुछ समझ में आया होगा। एक और कॉन्सेप्ट इसके अंदर रह गया है, चलिए वो एक देख लेते हैं। सिल्वरिंग, सिल्वरिंग वन ऑफ द फेस ऑफ द प्रिज्म बोल के आता है। सिल्वरिंग ए फेस ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म के किसी एक पार्ट पे हम मिरर के जैसा पॉलिश कर देते हैं, तो उस टाइम क्या होगा देखिए। मान लेते हैं कि ये वाला सरफेस हमने पॉलिश किया, राइट। तो अब ये पॉलिश हुआ है तो लाइट तो बाहर जाने वाली है नहीं, तो इसमें एक वर्ड आएगा रीट्रेस। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि एक सरफेस को हमने पॉलिश करके मिरर बना दिया तो उस साइड में आपको क्या देंगे, रीट्रेस बोल के वर्ड दे देंगे। तो अब देखिए यहाँ पे होने वाला क्या है, ये कोई लाइट गिरी है ऐसे, तो यहाँ पे एंगल आई, तो अब ये यहाँ से ऐसे जाएगी, तो ये फिर वापस ऐसे ही आ रही है। अगर ये जाके वापस उसी रास्ते से आ रही है तो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री। लेकिन यहाँ पे जो एंगल बनता है उसे हम कहते हैं R2। R2 की वैल्यू क्या होगी, 0। यानी कि जब भी आपको वर्ड सुनाई दे क्वेश्चन में रीट्रेस प्रिज्म में, तो R2 की वैल्यू आप क्या पुट करने वाले हैं, 0। अगर R2 0 हो गया
तो R1 किसके बराबर हुआ, A इक्वल टू R1 प्लस R2। R2 की वैल्यू तो 0 है, तो अब बताइए R1 किसके बराबर हो गया, A के बराबर हो गया। R1 इक्वल टू A। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको, सही है। उसके बाद जब आप R1 पता चल गया तो I भी ढूंढ सकते हैं स्नेल्स लॉ यूज करके। तो यहां से हम लिखेंगे 1 sin I इक्वल टू n sin R1। आई होप इतने सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुए होंगे, आपको पहले से ही आते रहे होंगे ये सभी, मैं बस आपको एक बार रिवाइज कर चुका हूँ। अगर आप इतने कॉन्सेप्ट को अच्छे से याद रख लेते हैं तो प्रिज्म का कोई क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। अगर छूट जाए तो मेरे को पूछ लेना, सही है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में इन्हीं टॉपिक के ऊपर कई सारे क्वेश्चन करते हुए, जिसमें हम कवर करेंगे सारे टाइप के टॉपिक्स को, सही है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अच्छे से तैयारी करते रहिए।